हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर 1 का इतिहास, ठीक है ना, जो उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का। हम लोग इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अभी तक इसका आप लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1848 की क्रांतियों के प्रभाव की समीक्षा दीजिए। आप लोग देखिए यहाँ पे नीचे में देख रहे होंगे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे नहीं, डायरेक्ट उत्तर लिख दिए, ठीक ना। बस यही एक है और बाकी सबका उत्तर और क्वेश्चन दोनों लिखा गया है। तो देखिए पहला का उत्तर देखिए हो जाएगा 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुइस फिलिप था। 1848 की क्रांति जो समय था, फ्रांस का राजा कौन था? तो फिलिप था। वह किसी भी प्रकार के सुधार का विरोधी था। कोई भी सुधार अगर होता था फ्रांस में तो उसका ये क्या करता था? विरोध करता था। जनता में व्याप्त घोर असंतोष को जब उसने दबाने का प्रयास किया तब क्रोधित जनता ने राजमहलों को घेर लिया। फिलिप को किसी से भी सहायता नहीं मिली, जिससे विवश होकर वह राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया, ठीक ना। तो ये था पहला का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और इसके आगे है, आप लोग लिखते चल जाइएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर पूरा पढ़ने लगेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा यहाँ तक, ठीक ना। ये हो जाएगा पहला का उत्तर। चलिए अब दूसरा का उत्तर देखते हैं। दूसरा पहले नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। बोला कि 18वीं-19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली गई, व्यापक और दूरगामी प्रभाव न केवल यूरोप पर पूरे विश्व पर पड़ा, जो निम्नलिखित है, ठीक ना। यूरोप में ही सिर्फ नहीं, पूरे विश्व में प्रभाव पड़ा था। क्या क्या प्रभाव पड़ा था? देखिए पहला में है कि राष्ट्रीयता की भावना से ही प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियों और आंदोलनों हुए, जिसके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ, ठीक ना। ये था पहला। और फिर देखिए दूसरा रीजन था। देखिए आंसर जो है छोटा छोटा दिए हैं ताकि आप लोग को लिखने में आसानी हो और थोड़ा सा याद करके समझ करके आप लोग खुद से लिख सके, इस तरह से लिखा गया, ठीक ना। दूसरा देखिए राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी देखने को मिला। देखिए छोटा छोटा शब्द लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक ना। ज़्यादा बड़ा बड़ा वाक्य नहीं है, छोटा छोटा है। तीसरा देखिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रवादी भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए। पैसूर के टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति में प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की एवं स्वयं इसका सदस्य भी बन गए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक ना, तो ऑब्जेक्टिव भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ये चौथा देख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका 4 रीजन था। चलिए आप देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना नीचे है, तो इसको उठा सकते हैं आप ही लोग। बस आप लोग थोड़ा सा अगर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो कुछ आपका एक पैसा भी खर्चा नहीं होगा। हाँ, अगर ये आप कर दीजिएगा तो हम कहीं हैं अभी कहीं और पहुँच सकते हैं। तो आप लोग जरूर चाहिएगा कि हाँ, अगर मेरे वजह से यानी आप लोग की वजह से अगर कोई बढ़ रहा है तो आप लोग जरूर बढ़ाना चाहिएगा, ठीक है। ज़्यादा हमको बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद उतना समझदार हैं क्योंकि आप लोग कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करें। तो ये देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में यूनान का स्वतंत्रता संग्राम एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना के द्वारा पूरे यूरोप में मिश्रित वर्ग में राष्ट्रीयता भावना प्रभावित हुई। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का भाग था। 1821 में देखिए यहाँ पे देखिए 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू हुआ। इससे पश्चिमी यूरोप के ऐसे अनेक लोगों का समर्थन यूनान के क्रांतिकारी को मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। इस तरह से आप क्या कीजिएगा कि यहाँ तक लिख लीजिएगा। ये था तीसरा का उत्तर यहाँ तक, ठीक है। आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक के क्या करिएगा, कॉपी में इसी तरह से लिखते चल जाइएगा। इसी तरह से सभी का क्वेश्चन आंसर जो है हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप वहाँ से जाके सर्च कर करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को लिखे या इंगित करें। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक काबूर और गैरीबाल्टी थे। इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण निम्नलिखित है। बोला जाता है इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है इटली को। सब याद रखिएगा, आएगा भी। देखिए पहला देखिए पहला चरण क्या है, जो देखिए पहला चरण है इटली के एकीकरण का पहला चरण में से मेजनी के वजह से पूरा हुआ। इटली का जो प्रथम चरण था ये किसके वजह से पूरा हुआ? तो मेजनी की वजह से। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया। मेजनी तरुण अवस्था से ही राष्ट्रवादी और उदारवादी से प्रेरित था, जिसके कारण उसने कार्बोनारी संस्था ग्रहण कर राष्ट्रवादी भावना का प्रचार किया तथा उसने 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था चलाया। बोलेगा कि
क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछता है कि यंग यूरोप या यंग इटली का संस्थापक किसे कहा जाता है, इनमें से कौन है? तो कौन होगा? मेजनी होगा, ठीक ना, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चरण देखते हैं। दूसरा चरण क्या है कि एकीकरण के दूसरे चरण के अंतर्गत इटली के एकीकरण की कमान काबुल ने, काबुल यहाँ पे लिखा हुआ काबुल ने संभाली, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे काबुल ने संभाली। काबुल एक कूटनीतिज्ञ था। अब तीसरा चरण देखिए क्या है, तीसरा चरण आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से देखिए क्या बोला जा रहा है कि इटली के एकीकरण का तीसरा चरण गैरिबाल्डी ने अपनी तलवार से पूरा किया। गैरिबाल्डी युद्ध नीति में विश्वास रखते थे। ठीक है, यहाँ तक देखिए चौथा चरण तक आप लोग लिख लीजिएगा, इसका उत्तर ये हो जाएगा, चौथा का आंसर है ये। अब चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। तो संक्षिप्त में बोल रहा था, इसलिए संक्षिप्त में इसका लेके भी आए। उत्तर देखिए उसका हो जाएगा, जर्मनी का एकीकरण जिन जिन अवस्था में हुआ उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर करने से आपका अगर पैसा जो कटता है तो कोई दिक्कत नहीं था कि नहीं, हम बोलते भी नहीं कि हाँ कीजिए, लेकिन एक पैसा भी नहीं लग रहा तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए कितना नीचे हैं। उठाइए आप लोग, अभी तो थोड़ा सा आगे बढ़े भी नहीं हैं। ये आप लोग के प्रयास अगर रहा तो हम जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों करते हैं नहीं। पहला नंबर देखिए है, पहला इसका हो जाएगा, पहली अवस्था हो जाएगा 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों प्रुशिया, बावेरिया, सैक्सनी आदि में विभाजित था, इसलिए इसके आर्थिक विकास की गति भी बहुत धीमी होगी। जब कुछ भी जब होता है विभाजित, अलग अलग भागों में बटा हुआ रहता है तो क्या होता है, उसका शक्ति जो होता है कम हो जाता है, इसलिए आर्थिक जो इसका मतलब रुपया पैसा वाला जो आर्थिक था क्या था, बहुत ही इसका धीमी था। दूसरा चरण देखिए क्या है, इस क्रांति की सफलता के पश्चात जर्मनी के एकीकरण का कार्य लोकतंत्र के रूप में न होकर बिस्मार्क द्वारा सैन्य शक्ति का कूटनीति के सहारे किया जाने लगा। ये वाला भी लिख लीजिएगा। तीसरा अवस्था भी देखिए क्या है, तीसरा अवस्था की तीसरी अवस्था 1866 ईस्वी में प्रुशिया का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय के साथ प्रुशिया के साथ अनेक प्रदेश आ मिले। जब विजय जब हुआ, प्रशिया का जब मतलब जीत हुआ, प्रशिया का जीत हुआ तो उसके साथ क्या हुआ, बहुत सारे प्रदेश आके मिल चुके। ये था इसका तीसरा अवस्था। तो 5वां का भी आप लोग उत्तर देख लिए। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अब फिर से बोल रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोग को और कौन से का चैप्टर का या कौन से बुक का आप लोग का क्वेश्चन आंसर चाहिए, ये जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।